Hey guys, welcome to the fourth lecture of the chapter Respiration in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस जो टॉपिक है इसे हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 इस लेक्चर में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक का, फिर पार्ट 2 में हम ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक को एंड करेंगे। तो चलो ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि सेल जो है, अगर सेल को एनर्जी बनानी है तो सेल क्या करेगा, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। सेल्यूलर रेस्पायरेशन के दौरान सेल एनर्जी बनाता है, ठीक। रेस्पायरेशन करता है, फूड का ऑक्सीडेशन करता है, फूड को तोड़ता है और उससे एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में। हम जानते हैं एनर्जी जो फॉर्म होता है तो एटीपी के फॉर्म में होता है, यूज होता है तो भी एटीपी के फॉर्म में होता है, यानी कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कब बन रहा है, रेस्पिरेशन के समय हम बनाते हैं, ठीक है, एटीपी एनर्जी को। अब आपको पता है सेल जब ऑक्सीडेशन करता है जिस सब्सटेंस का ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हम उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। और सेल को सबसे अच्छा क्या लगता है तोड़ना, सेल की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है जब सेल को एनर्जी बनाना होता है तो वो किसे तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स में से भी किसको, तो आप कहोगे सर ग्लूकोज को। ग्लूकोज को तोड़ेगा सेल जब उसे एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत होती है कैसे, जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, आपको पता है C6H12O6, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ओके। सेल क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा और इसी से ही शुरुआत होती है रेस्पिरेशन की, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ रहा है, ओके, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तोड़ के क्या बनाएगा सेल, पायरुविक एसिड बनाएगा रेस्पिरेशन के समय। 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुविक एसिड, ठीक। तो टोटल 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के। एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज कितना है टोटल 6 कार्बन कंपाउंड है, तो एक और पायरुविक एसिड बनाना पड़ेगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 कार्बन, और ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज को तोड़कर पायरुविक एसिड बनाने का, इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। रेस्पिरेशन में सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो प्रोसेस है, सेल को अगर एनर्जी बनाना है तो रेस्पिरेशन करना होगा। रेस्पिरेशन में भी सबसे पहले सेल करता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़कर पायरुविक एसिड बनाना, ठीक है। तो हम क्या करें, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। अगर एक सेल है उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो अपना एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, लेकिन एक सेल है उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ठीक। अब ये जो एरोबिक सेल है वो क्या कर रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है। दोनों रेस्पिरेशन में क्या है, एनर्जी बनाना है सेल को, ठीक है, एनर्जी बनाना है। दोनों सेल में रेस्पिरेशन चल रहा है, एरोबिक जिसमें जहां पे ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जहां ऑक्सीजन नहीं है सेल में, ठीक है। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है ना जो एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों समय होगा। अगर एक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो वहां पे भी सबसे पहले उस एरोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत ग्लाइकोलाइसिस से ही होगी, ठीक है। और अगर एक सेल है उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, उस सेल में भी उस एनएरोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत पहले ही स्टेप से होगी जो कि है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड को तोड़ेगा, ठीक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों रेस्पिरेशन की शुरुआत होती है ग्लाइकोलाइसिस से, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। तो हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीजन इज नॉट एसेंशियल, ऑक्सीजन एसेंशियल नहीं है इसके लिए, तभी तो ये एरोबिक में भी हो जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही होता है, सबसे पहला स्टेप है। समझ में आया ना बात। अगर एक सेल है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो उस एरोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत ही होती है, पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, इसमें ग्लूकोज को 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। अगर एक सेल है उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो उसके अंदर क्या चलेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी सेल का मकसद क्या है, एनर्जी बनाना ही है ना। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की भी शुरुआत होती है सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस से।
तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्सीजन इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम दोनों में ही हो रहा है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में, मतलब ऑक्सीजन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही। सेल में ऑक्सीजन हो या ना हो, सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करे या एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्क नहीं पड़ता। रेस्पिरेशन अगर शब्द आ गया है तो उसकी शुरुआत ग्लाइकोलाइसिस के ब्रेकडाउन से, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से ही होगी, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से ही शुरू होगी। ठीक, अब ये जो देखिए, अगर ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड में, ठीक, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, अब यहां से या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, अगर ऑक्सीजन है सेल में तो सेल क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ठीक, ये प्रोसेस तो कॉमन है, दोनों में ही चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ अब ये पायरुविक एसिड टूटा, ठीक, अब अगर सेल में O2 है ना तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर O2 नहीं है ना, इन एब्सेंस ऑफ O2 होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, O2 प्रेजेंट एरोबिक रेस्पिरेशन, O2 एब्सेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल, जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तब हम 2 पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है इसको हम ले जाएंगे क्रेब्स साइकिल में और क्रेब्स साइकिल चलाएंगे। क्रेब्स साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक क्या कहते हैं इंडिकेशन है। अगर किसी सेल में क्रेब्स साइकिल हो रहा है तो समझ जाना उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही हो रहा है, क्योंकि अगर किसी सेल में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, ये तो कॉमन है, एरोबिक एनारोबिक दोनों में ही होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो आप ग्लाइकोलाइसिस से पता नहीं कर सकते हो कि वो सेल एरोबिक करने वाला है या एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला है। लेकिन अगर किसी सेल में क्रेब्स साइकिल हो रहा है ना तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहा है वो सेल, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के समय ये जो क्रेब्स साइकिल है ना, क्रेब्स साइकिल ये एरोबिक रेस्पिरेशन के समय ही चलता है। ठीक, एनारोबिक रेस्पिरेशन के समय क्रेब्स साइकिल नहीं चलता। ओके, तो अगर किसी कहीं लिख दिया जाए कि एक सेल में क्रेब्स साइकिल चल रहा है तो समझ जाना एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन अगर कहीं लिख दिया जाए एक सेल में ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है तो आप कह पाओगे कि अब उस सेल में एरोबिक हो रहा है या एनारोबिक हो रहा है, आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में ही होता है। बात को समझ रहे हो ना, किस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। आपको बस अपना कॉन्सेप्ट, मेरी बातें सुनना है और समझते रहना है, आपका कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्ड हो जाएगा। फिजियोलॉजी इसमें आपको समझना रटना दोनों है, तो समझ के रटिए, बेहतर होगा। अब ये जो पायरुविक एसिड है हमने कहा इसे हम क्रेब्स साइकिल में ले जाते हैं और फिर क्रेब्स साइकिल चलाते हैं, बट पहले हम इस पायरुविक एसिड को ना डायरेक्ट नहीं ले जाते क्रेब्स साइकिल में, पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो पायरुविक एसिड को पहले हम एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किए और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। ओके, और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, अगर ये किसी सेल में हो रहा है तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर किसी सेल में हो रहा है तो वो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यानी क्रेब्स साइकिल जो है कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तभी तो नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन किसी प्लांट सेल में चल रहा है, यानी कि एक प्लांट सेल में रेस्पिरेशन चल रहा है और उस रेस्पिरेशन के समय O2 एब्सेंट है, तो हम करेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत भी होती है ग्लाइकोलाइसिस से, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन की भी शुरुआत होती है ग्लाइकोलाइसिस से, वैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी शुरुआत होगी ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक है, और अगर इन प्लांट सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है ना तो एथेनॉल बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, 2 कार्बन कंपाउंड इथाइल अल्कोहल। ठीक, इन प्लांट सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन जब चलेगा, और जब एनिमल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, कि अगर किसी सेल में मैं कह दूं कि लैक्टिक एसिड बन रहा है, एनिमल सेल में लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो आप समझ जाओगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था। ठीक, और बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की तो प्लांट एंड एनिमल में एरोबिक रेस्पिरेशन सेम ही चलता है, क्रेब्स साइकिल ही चलेगा, भले वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो। जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो क्रेब्स साइकिल ही चलता है, हम पहले पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं फिर क्रेब्स साइकिल चलाते हैं। ठीक, लेकिन जब
एनारोबिक रेस्पिरेशन एक प्लांट सेल में चलेगा तो इथेनॉल बनेगा, इथाइल अल्कोहल, और अगर एक एनिमल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक, तो आई होप आपको इतना ग्लाइकोलाइसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस हम पायरुविक एसिड बना रहे हैं ना, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें टोटल 10 रिएक्शंस चलता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में एक ही रिएक्शन चलाया और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना दिए 2 मॉलिक्यूल, नहीं। ग्लूकोज को अगर आपको तोड़ना है पायरुविक एसिड में तो उसके लिए उसमें टोटल 10 रिएक्शन चलता है, 10 रिएक्शंस। हम बात करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2, इसीलिए तो 2 पार्ट में बनाया है। 10 रिएक्शंस आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो हम तो यहाँ फोकस करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस पे, बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे वगैरह वगैरह सब कुछ। अभी हमारा पॉइंट ऑफ फोकस मुद्दा कौन सा है? मुद्दा है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। हमें ग्लाइकोलाइसिस समझना है इस लेक्चर में। सर आप हमें ग्लाइकोलाइसिस समझाओ, आगे चल के हम एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल भी देखेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी देखेंगे। ठीक है, पर अभी के लिए सर हमें बस ये समझा दो कि ग्लूकोज से आप पायरुविक एसिड कैसे बनाए, ग्लूकोज को कैसे तोड़े पायरुविक एसिड में। ठीक है, आपने कहा इसमें टोटल 10 रिएक्शन लगता है। ठीक, और इसके दौरान ग्लाइकोलाइसिस किस लिए कर रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस के समय फूड को तोड़ रहे हैं, फूड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। फूड मतलब कौन? ग्लूकोज, और उससे हमें एनर्जी लेना है, तो हम इससे एनर्जी भी बनाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं तो ग्लाइकोलाइसिस का मेन मुद्दा, मेन पॉइंट क्या है? हमें इससे एनर्जी बनाना है। ठीक, तो किस तरीके से चलता है पूरा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, चलो अगले स्लाइड में जानते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है ईएमपी पाथवे। ठीक, याद रखिएगा। हमने कहा ग्लाइकोलाइसिस के समय हम ग्लूकोज को, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, उसे 2 पायरुविक एसिड में तोड़ेंगे, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, 3 कार्बन ईच। ठीक, और इसमें टोटल 10 रिएक्शंस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, क्या इन्वॉल्व होगा? 10 रिएक्शंस, 10 रिएक्शंस। और ये जो पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ना, ये 3 इवेंट्स में बटा हुआ है, 3 इवेंट्स। ये जो 10 रिएक्शन है ये 3 इवेंट्स में बटे हुए हैं, 3 इवेंट्स हो रहा है। ठीक है, और उसी में ये 10 रिएक्शंस हो रहे हैं, 10-10 मतलब बटे हुए 10 रिएक्शंस। ठीक, तो टोटल 3 इवेंट्स होता है। ऑलराइट, उसी में ये जो 10 रिएक्शंस है वो बटे हुए हैं। हम वो तीनों इवेंट्स देखेंगे, 3 बड़े बड़े इवेंट्स। इवेंट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या क्या चल रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, जिससे सेल तोड़ रहा है ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में और साथ ही साथ बना रहा है एनर्जी। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं हम? एनर्जी चाहिए ना हमें। ठीक, तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, टोटल 10 रिएक्शंस लगेगा। पायरुविक एसिड में तोड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन का। टोटल 10 रिएक्शंस होते हैं और 3 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट क्या होता है? देखो, पहला इवेंट होता है प्रोवाइड एनर्जी टू ग्लूकोज। पहले हम ग्लूकोज को एनर्जी देंगे। अब बोल रहे हो सर ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं एनर्जी लेने के लिए, और आप शुरुआत में ग्लूकोज को एनर्जी देने की बात कर रहे हो, ये तो एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस हो जाएगा। फिर हमें तो एनर्जी चाहिए, दे क्यों रहे हो ग्लूकोज को? तो पहले ना हमें ग्लूकोज को एनर्जी दे के उसे अनस्टेबल करना होगा, ताकि उसे हम इजीली तोड़ सकें। जैसे हर बकरे को बलि देने से पहले अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, ठीक है, फिर उसका गर्दन ठक। हंसना नहीं चाहिए, छोड़ो हटा, हंसेंगे नहीं, जानवर मर रहा है ना। बट कॉन्सेप्ट के लिए समझो आप कि एक बकरे का बलि देने से पहले हम उसे अच्छे से खिलाते पिलाते, ठीक, फिर बलि देते। तो वैसे ग्लूकोज को हम पहले एनर्जी देंगे, पहले ले एनर्जी देके उसको चढ़ाएंगे, एनर्जी देंगे, वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसको फट से तोड़ देंगे, ताकि अब अनस्टेबल हो गया ना तो तोड़ना आसान हो जाता है। तो ग्लूकोज को पहले इवेंट में हमें क्या करना है? ग्लूकोज को एनर्जी देना है। अब ये जो टोटल 10 रिएक्शन है ना, उसके कुछ रिएक्शंस फर्स्ट इवेंट में आएंगे। ठीक है, जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, उसे अनस्टेबल करके। अनस्टेबल कैसे करेंगे? उसे एनर्जी देंगे। फिर दूसरा इवेंट है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट। हम क्या कर रहे हैं रेस्पिरेशन के समय? ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के समय हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करते हैं ना हम। ग्लूकोज क्या? फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? रिलीज,
हाइड्रोजन रिलीज करवाना। रिलीज ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको कहते हैं? बाइंड ऑफ हाइड्रोजन। किसी के पास ले जाके उस किसी कंपाउंड के पास ले जाके उसको हाइड्रोजन दे दोगे ना, तो उस कंपाउंड का तुमने रिडक्शन कर दिया। लेकिन किसी कंपाउंड से आपने हाइड्रोजन ले लिया तो आपने क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट, सेकेंड इवेंट में हमें ये करना है। इसमें भी ये टोटल 10 रिएक्शन से कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, कितने हम सब देखेंगे आगे। पर अभी तो आप इवेंट समझो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट चलने वाली है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। तीसरे इवेंट में हम क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा था, देखो, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मैं खुद लिखता हूँ, खुद स्लाइड्स बनाता हूँ, खुद भूल जाता हूँ। तो हम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कर रहे हैं, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करते हैं। और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे? बाय रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। ग्लूकोज है, उससे हम रिलीज कराएंगे हाइड्रोजन को फ्रॉम इट। ठीक, थर्ड इवेंट जो हमारा होने वाला है ना, बैलेंसिंग एनर्जी टू ऑब्टेन मोर एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज देन प्रोवाइडेड टू मेक इट अनस्टेबल। अब जितना एनर्जी हमने दिया था ना ग्लूकोज को शुरू में, ठीक है, जितना हमने खिलाया था शुरू में बकरे को, उसको बलि देके पूरा बकरा ही खा लिया पका के ठीक है, तो वही होने वाला है यार। ये बड़ा बेकार एनालॉजी है समझाने का, पर समझ में आ रहा है ना तुम्हें? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इसे बकरा का बलि वली बोलते हुए, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, मेरा एम वही है। तो थर्ड इवेंट में क्या होने वाला है? जितना हमने एनर्जी दिया था ना ग्लूकोज को उसको अनस्टेबल करने के लिए, उससे ज़्यादा एनर्जी हम ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक, तो सब चालाकी मैजिक जो होगा ना वो थर्ड इवेंट में ही होगा। पहला इवेंट में तो हम ग्लूकोज को एनर्जी देंगे, बोलेंगे ले ग्लूकोज तू अनस्टेबल हो, तब तेरे को तोड़ना आसान होगा मेरे लिए। ठीक, ग्लूकोज को तो पता ही नहीं, उसको लगेगा अरे वाह एनर्जी मिल रहा है, पर उसको क्या पता कि हम तो इसे तोड़ेंगे और बाद में उससे और एनर्जी ले लेंगे। सेकेंड इवेंट में क्या करना है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज तोड़ना है सेकेंड इवेंट में। ठीक है, पहले इवेंट में तो उसको आसान बनाना है कि टूटे आराम से। सेकेंड इवेंट में अच्छे से तोड़ के उससे हम हाइड्रोजन ले लेंगे, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट। थर्ड इवेंट पे हम बैलेंस करेंगे एनर्जी को, कि जितना दिया था ना उसे तोड़ने के लिए, उससे ज्यादा लेना है हमें। ठीक है, चलिए देखिए, बैलेंसिंग एनर्जी टू ऑब्टेन मोर एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज देन प्रोवाइडेड टू मेक इट अनस्टेबल इन द फर्स्ट इवेंट। ठीक, चलिए, तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट है। इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट इवेंट में ये 10 रिएक्शंस बटे हुए। अब चलो शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की, रिएक्शंस की। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की। क्या करना है हमें? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड C6H12O6, इतनी बातें हमें पता है। अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, आप जब रिवीजन करो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम ग्लूकोज को क्या करेंगे? पहले तो एक चीज सुनो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ। वैसे तो आपको पता है कि एक सेल के अंदर जब भी एनर्जी बनती है तो वो किस फॉर्म में बनेगी? एटीपी के फॉर्म में। और एनर्जी जब किसी प्रोसेस, किसी रिएक्शन के समय यूज होगी सेल में, तो वो किस फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में यूज होगी एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमें पता है बिकॉज एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एनर्जी बनती है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी यूज किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। ये चीज आपको पता है। अब ये जो ग्लूकोज है, इसका हमें करना है क्या? ब्रेकडाउन। तो पहले हम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे। ग्लूकोज से हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। ठीक, अब कहोगे कि सर 6 फॉस्फेट, फॉस्फेट कहाँ से आ गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब ग्लूकोज के 6th कार्बन पे एक फॉस्फोट जाके अटैच है। तो आप कहोगे सर ये फॉस्फेट कहाँ से आया? तो ये फॉस्फेट आता है जब हम इस रिएक्शन के दौरान एटीपी का इस्तेमाल करते, एनर्जी का इस्तेमाल करते। क्योंकि याद करो, ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट इवेंट में, अभी तो फर्स्ट इवेंट चल रहा है, फर्स्ट इवेंट में हम शुरुआत में ग्लूकोज को एनर्जी देते हैं ताकि वो अनस्टेबल हो। ठीक है, तो ग्लूकोज से हमें उसका और एक अनस्टेबल फॉर्म बनाना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो उसके लिए हमें एटीपी देना होगा। ठीक, ताकि अनस्टेबल हो जाएगा एक बार ग्लूकोज तो हम उसे आसानी से तोड़ देंगे। ठीक, तो ग्लूकोज को हमने एटीपी दिया, एनर्जी, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला हमें। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आया? देखो, एटीपी क्या होता है? फुल फॉर्म बोलो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट को हमने किसमें कन्वर्ट किया इस रिएक्शन के दौरान? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट कहाँ गया? तो कह दो वही ग्लूकोज के 6th कार्बन पे जाके अटैच हो गया, तो हमने कहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कंपेयर टू दिस ग्लूकोज ये अनस्टेबल होगा, ठीक, क्योंकि हमें अनस्टेबल ही करना है ग्लूकोज को, तो हमने एनर्जी दिया। यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान इस रिएक्शन के दौरान ना एक एंजाइम काम करता है जिसे हम कहते हैं हेक्सोकाइनेस। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का पहला रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक एंजाइम काम करता है जिसे हम कहते हैं हेक्सोकाइनेस। एंजाइम का काम क्या है? वो रिएक्शन को इफिशिएंटली और स्मूथली कराने में मदद करता है। तो हेक्सोकाइनेस क्या करेगा? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो कन्वर्जन है उसे स्मूथली कराएगा, अच्छे से ये रिएक्शन चलेगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ये वाला रिएक्शन इज एन एनर्जी यानी कि एटीपी कंज्यूमिंग रिएक्शन। हम एनर्जी दे रहे हैं ना, ये रिएक्शन जो है पहला रिएक्शन ये एटीपी को कंज्यूम कर रहा है, तो इट इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन, दैट इज व्हाई इसे हम एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन कैसा है? एंडरगोनिक रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये बोलता है सेल को कि भाई तुझे मुझे अनस्टेबल ही करना है ना। सेल क्या करना चाह रहा है? ग्लूकोज को और अनस्टेबल करना चाह रहा है ताकि आराम से टूट जाए। साइटोप्लाज्म में चल रहा है ना ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सेल क्या कर रहा है? ग्लूकोज को अनस्टेबल कर रहा है फर्स्ट इवेंट में ताकि उसे आसानी से तोड़ सके। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलता है सेल को कि भाई तुझे मुझे अनस्टेबल ही करना है ना, तो मेरा एक फॉर्म है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, मेरा एक आइसोमर है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उसमें तू मुझे बदल दे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहता है सेल को, अगर तू मुझे कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में यानी कि मेरे एक आइसोमर में, तो मैं और इजीली टूटूंगा और इजीली अनस्टेबल हो जाऊंगा, ज्यादा अनस्टेबल हो जाऊंगा और इजीली टूटूंगा। तो हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्या करते हैं? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन चलता है यहाँ पे। आइसोमेराइजेशन यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को उसके एक आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हम बदल देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक। बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन था, उसे हमने बदल दिया किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ऑलराइट, 6 कार्बन कंपाउंड में। इतना आपको समझ में आया? ताकि आगे जाके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को और आसानी से हम तोड़ सकें। इसीलिए हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो अनस्टेबल है, इससे भी ज्यादा अनस्टेबल है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है। तो हमने क्या किया यहाँ पे? आइसोमेराइजेशन किया, आइसोमेराइजेशन। ऑलराइट, तो ये आइसोमेराइजेशन क्यों किया हमने? क्योंकि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो ज्यादा अनस्टेबल है, मोर अनस्टेबल कंपेयर टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है हमारा, इसको हम इसके और अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें तो और अनस्टेबल करना है ना, ताकि जितना ज्यादा अनस्टेबल हो उतना इजिली ब्रेक डाउन हो, ठीक है, और उतना इजिली हम उससे हाइड्रोजन ले सके सेकेंड इवेंट में। फर्स्ट इवेंट का एम क्या है? हमें ग्लूकोज का मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म में ले जाना है और फिर उसे तोड़ना है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हमें और अनस्टेबल करना है, तो इसका और अनस्टेबल फॉर्म हमें मिलेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को जब आप फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है अगर अनस्टेबल करना है तो एनर्जी दो। चिंता मत करो, जितना एनर्जी अभी दे रहे हैं ना, थर्ड इवेंट में सारा इकट्ठा कर लेंगे, सारा वापस ले लेंगे, सूद समेत ज़्यादा एनर्जी लेंगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हमें इवेंचुअली एनर्जी ही निकालना है। सेल क्यों करता है ग्लाइकोलाइसिस? ताकि उसे एनर्जी मिले। तो शुरू में एनर्जी देगा, लास्ट में सूद समेत वापस ज़्यादा ले लेगा, ज़्यादा एनर्जी ले लेगा। तो हम यहाँ पे भी एक एटीपी देंगे, एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा, एक एनर्जी यूज होगा, एक एटीपी, ठीक है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी यूज होगा, एटीपी ट्राई एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो एक फॉस्फेट कहाँ जाएगा? वो फर्स्ट कार्बन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो हम कहेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फ्रक्टोज का जो 6th कार्बन है ना, उस पर एक फॉस्फेट अटैच है, तो हम कह रहे हैं 6 फॉस्फेट। वापस हमने एटीपी दिया, इस रिएक्शन में एटीपी यूटिलाइज हुआ, एटीपी में कन्वर्ट हुआ, तो एक फॉस्फेट जो था वो कहाँ जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो था ना, 6 कार्बन का कंपाउंड, उसके फर्स्ट कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन पे, तो हम कहेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब इस पूरे कंपाउंड में टोटल 2 फॉस्फेट है, तो बिस फॉस्फेट, पहला फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के, और
दूसरा फॉस्फेट 6th कार्बन पे है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के। ठीक है, तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तुम लोग। चलो देखो आप नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये थर्ड रिएक्शन है। ठीक है, पहला ये था, दूसरा ये। थर्ड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन, ये भी एक एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है। एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि एंडरगोनिक रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन जहां एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो तो हम कहेंगे वो एंडरगोनिक रिएक्शन है। ठीक, चलिए यहां पे भी एक एंजाइम काम करेगा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएफके। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, याद कीजिए अच्छे से नाम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, शॉर्ट फॉर्म पीएफके। नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमारा पूरा फर्स्ट इवेंट होता है कंप्लीट। ठीक है, हमने फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना लिया, जो कि ये जो ग्लूकोज है इसका मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है। ठीक है, अनस्टेबल कर लिया हमने, एनर्जी देते गए और हमने ग्लूकोज को क्या किया, अनस्टेबल कर लिया और हमें मिला फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फर्स्ट इवेंट हमारा होता है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, हमें तोड़ना है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को। एक बार एनर्जी देके अनस्टेबल कर लो, फिर ब्रेक डाउन करो, तो अब ब्रेक डाउन करना है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को आप जब तोड़ोगे एल्डोलेज एंजाइम की मदद से, यहाँ पे भी एक एंजाइम काम करेगा एल्डोलेज, लेट मी जूम इट फॉर यू गाइस, एल्डोलेज। तो आपको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक 3PgAl, ठीक है, और एक DHAP। 3PgAl 3 कार्बन का, DHAP 3 कार्बन का, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टोटल 6 कार्बन है। इसको आप तोड़ो एल्डोलेज एंजाइम की मदद से, तो 3 कार्बन में बन जाएंगे दो मॉलिक्यूल, दो कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल नहीं, दो कंपाउंड। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन का कंपाउंड, इसको जब आप तोड़ोगे तो दो कंपाउंड में टूटेगा, एक 3PgAl जिसमें 3 कार्बन है और एक DHAP जिसमें 3 कार्बन है। दो कंपाउंड, PgAl कंपाउंड, DHAP कंपाउंड, दो कंपाउंड। कब बना, जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को हमने तोड़ा, इसकी मदद से, एल्डोलेज एंजाइम की मदद से। ठीक, PgAl में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, DHAP में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में टोटल 6 कार्बन थे, तो इस तरीके से बैलेंस हो गए कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन चला गया PgAl के पास, 3 कार्बन DHAP के पास, कोई शक नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखो सर, PgAl का फुल फॉर्म बोल दो, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सर DHAP का बोल दो, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। DHAP का क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। PgAl का है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फिर आप इसे फॉस्फेट 3 फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड बोलो या ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलो। ठीक है, इसे आप 3 फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड भी बोल सकते हो। ओके, अब ये नाम सुना सुना लग रहा है क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, सुना सुना लग रहा है क्या? याद करो, जब फोटोसिंथेसिस के समय मुन्ना डार्क रिएक्शन चल रहा था, डार्क रिएक्शन, तो याद कीजिए कैल्विन साइकिल होता है डार्क रिएक्शन के समय। कैल्विन साइकिल की मदद से हम ग्लूकोज बनाते हैं। कब बन रहा था ये ग्लूकोज, जब ट्रायोस फॉस्फेट की मदद से हम ग्लूकोज बना रहे थे। PgAl का एक और नाम है ट्रायोस फॉस्फेट। अरे याद करो, डार्क रिएक्शन के समय जब कैल्विन साइकिल चलता है तो एटमॉस्फेयर का CO2 आता है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ बाइंड करता है, फिक्सेशन होता है CO2 का, कार्बोक्सिलेशन कहते हैं हम। CO2 जाके राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ जुड़ा, कौन सी एंजाइम की मदद से, रुबिस्को एंजाइम की मदद से, और कैल्विन साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है फोस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड। हम उसका रिडक्शन करते हैं, NADPH2 का यूज करते हैं और ATP का यूज करते हैं और रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं फोस्फोग्लिसरिक एसिड का, तो हमें मिलता है ट्रायोस फॉस्फेट, जिसका एक और नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट, जिसका एक और नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और फिर इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हम ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज कब बना, जब फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना, या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना। ठीक, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, तब जाके उससे ग्लूकोज बना। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, उससे बना ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे
तो उससे भी तो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड निकलेगा, फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यार नाम में मत कंफ्यूज होना, ठीक है, 3 नाम है इसका। अब मैं क्या करूँ, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नाम है, 3 फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड नाम है, ऊपर से ट्रायोस फॉस्फेट नाम है, इसमें मेरी गलती थोड़ी है यार। ये जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनको पकड़ के पीटो कि यार एक कंपाउंड का 3 नाम रख देते हो यार। मैं इंसान हूं, मेरा एक नाम है, घर पे एक और कोई क्या कहते हैं निकनेम से बुला लेते हैं। इंसान के 2 नाम है, यहाँ देखो कंपाउंड के 3 नाम 4 नाम है अलग अलग। यार ये तो नाइंसाफी है यार, अभी याद करना होगा, क्या कर सकते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस के दौरान हम क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करता है। प्लांट क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ रहे हैं ना, तो फूड का फॉर्मेशन करता है कौन, प्लांट। कैसे करता है, डार्क रिएक्शन में कैल्विन साइकिल के समय पीजीए ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाता है, फूड बना लिया, और रेस्पिरेशन में उसी फूड को तोड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस के समय ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाया था, और रेस्पिरेशन के समय ग्लूकोज को तोड़ेगा तो उससे भी तो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड निकलेगा ही। तो ये देखो किस तरीके से निकला, ये रहा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। समझ में आ रहा है, अब कनेक्ट कर पा रहे हो ना, इसीलिए पहले मैंने तुम्हें फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था, ताकि ये चीज अच्छे से समझ में आए। जितना अच्छे से समझ में आएगा उतना अच्छे से याद होगा, ठीक है, रटना नहीं है, समझ के रटना है। और फिर बनता है डीएचएपी, ठीक। चलिए, तो कैल्विन साइकिल में ट्रायोस फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से हम ग्लूकोज को फॉर्म किए, और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज फॉर्म्स पीजीए ग्लूकोज से हमने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना लिया, और साथ ही साथ डीएचएपी। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चींटी चढ़ा हुआ है, हट जा भाई। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने फर्स्ट इवेंट देखा और सेकंड इवेंट की शुरुआत भी कर दी। सेकंड इवेंट की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट इवेंट में हमने कहा था हम ग्लूकोज को एनर्जी देंगे, तो हमने एटीपी दिया, और इसे अनस्टेबल करेंगे ताकि हम इसे आसानी से ब्रेक डाउन कर सकें। और सेकेंड इवेंट में ब्रेक डाउन करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिलीज कराएंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने ब्रेक कर दिया, हमें 2 कंपाउंड मिला, पीजीएल एंड डीएचएपी, ठीक। तो सेकेंड इवेंट की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। सेकेंड इवेंट को हम अब फिर कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 5 में, नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 1 था, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट में क्या हुआ, हमने ग्लूकोज को एनर्जी दिया। थर्ड इवेंट में जितना एनर्जी दिया है ना, सूद समेत वापस ले लेंगे, ज़्यादा एनर्जी ले लेंगे, ठीक। तो फर्स्ट इवेंट में हमने एनर्जी दिया, इसको अनस्टेबल किया ताकि इजिली ब्रेक डाउन कर सके। सेकेंड इवेंट की शुरुआत हो गई, हमने ब्रेक डाउन कर दिया फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट का जो है वो ये अनस्टेबल फॉर्म है ग्लूकोज का, इसका हमने ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ से सेकेंड इवेंट की शुरुआत हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन का रिलीज कराएंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन चलेगा, ऑक्सीडेशन। तो ये जो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का रिलीज, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मेरा घर जो है ना एयरपोर्ट के बहुत पास है, तो आपको ये कभी कभी आवाज आएगा ना बैकग्राउंड में, ये प्लेन का है, एरोप्लेन का। यहाँ से ना हर 10 मिनट 7 मिनट 8 मिनट बाद एक एक प्लेन जाता रहता है। फालतू काम कर दिया यार एयरपोर्ट के बगल में घर लेके। मतलब एयरपोर्ट के बगल में नहीं है, एयरपोर्ट यहाँ से बहुत दूर है, लाइक बहुत दूर भी नहीं है, 6-7 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी इतना तेज आवाज आता है ना, तो थोड़ा नीचे होके जाता है यहाँ से, इस एरिया से। छोड़ो हटाओ। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इवेंट देखा इस लेक्चर में, सेकेंड इवेंट की शुरुआत कर दी, ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि सेकेंड इवेंट की शुरुआत हो गई, ठीक। अब यहाँ से हाइड्रोजन का रिलीज कराना है, ऑलराइट, क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना हम ग्लूकोज का, फूड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के टाइम। तो ब्रेकडाउन तो हो गया, अब ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक। चलो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू, टेक केयर।